सुबह जोहार दोस्तों। आई विश कि मैं नज़र आ रहा हूँगा, आपको नज़र आ रहा हूँ तो बताइएगा ज़रूर। मैं काफ़ी दिनों के बाद अभी लाइव आ रहा हूँ और लाइव आने के पीछे कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहली चीज़ है कि रिसेंटली मेरा जो गांव है वो कुरई ब्लॉक के अंतर्गत आता है और कुरई ब्लॉक के अंतर्गत वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बाढ़ ये प्राकृतिक रूप से नहीं आई है, ये बाढ़ कृत्रिम रूप से आई है और इस बाढ़ की वजह से वहाँ पे अरबों की फसल का नुकसान सिवनी, छिंदवाड़ा जो ज़िले हैं इसके भीतर पे हुआ है। और इस लॉकडाउन के समय पे, इस मंदी के समय पे इतनी बड़ी मात्रा पे फसल का नुकसान होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रेडिकल एक पॉइंट है। वो क्या है कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब माचाबुरा डैम बन रहा था तो माचाबुरा डैम में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, गरीब लोग, किसान लोग सबसे ज़्यादा उस माचाबुरा डैम से प्रभावित हुए। उन्हें वहाँ से विस्थापित किया गया। उसके साथ साथ उस पर एक बहुत बड़ा घोटाला था। सरकार ये डैम बनाती क्यों है, मैं आपको इसके घोटाले के पीछे का राज बताना चाहता हूँ। सरकारें डैम बनाती हैं इसलिए कि सरकार अपने ही नुमाइंदों के माध्यम से, वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो वहाँ पर जाते हैं और अपने ही किसी आदमी के नाम पे वहाँ की जो भूमि होती है उसको औने पौने दाम में ख़रीद के अपने पास रखते हैं। और अपने पास रखने के बाद उस ज़मीन को जब वहाँ पे डैम बनना चालू होता है तो वहाँ पे मुआवजे की जो राशि है उसके गबन करने हेतु ऐसे डैमों का प्रायोजन निरंतर किया जाता है। प्राकृतिक रूप से इतनी बाढ़ कभी नहीं आ सकती थी क्योंकि कभी उस क्षेत्र पे इतनी बाढ़ आई नहीं, ऑलरेडी वो ऊंचे क्षेत्र पे था। परंतु ये अप्राकृतिक रूप से जो बाढ़ आई है इसके पीछे डैम जिम्मेदार है। और डैम क्यों जिम्मेदार है कि इन डैम को स्थापित करने का जो काम किया गया वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया और उस राजनीतिक षड्यंत्र ने हमारे आदिवासियों को, हमारे मूल निवासी भाइयों का जनजीवन बेहाल कर दिया। दोस्तों मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज आप सभी रोटी खाते हैं, आप सभी भोजन करते हैं। आप लोगों को अगर राशन पानी ही इस प्रकार से बाढ़ के रूप में जो बर्बाद होते रहे, बिहार में बाढ़ आई, हर जगह बाढ़ आ रही, तो बाढ़ का रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो बेवजह डैम बनाए गए हैं। दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सरकार को अगर बिजली की बात करनी है तो बिजली के लिए वो चाहे तो हर घर में, हर शहर में, हर जगह पे सोलार बिजली का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भी फ्री है और काफ़ी फ्री बिजली रहेगी। और उससे हम काफ़ी बड़े मात्रा पे चीज़ों को यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। परंतु सरकार क्या करती है, डैम बनाती है वहाँ पे और डैम बनाने के बाद वहाँ से गांव को ख़त्म कर देती है। वहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है वो बर्बाद कर देती है, वनों को बर्बाद कर देती है और उसका पानी ओवरफ्लो होता है। तो इसमें दो बातें होती है साहब की, हमारा जो व्यक्ति है वो, जो मज़दूर, एक इसको आसान तरीके से समझिए, जो हमारा मज़दूर बन जाता है, हमारा व्यक्ति जो किसान था, कभी धनाढ़ किसान था, उसको मजबूरी में मज़दूर बनाया जाता है इन डैम के प्रायोजन के माध्यम से। और जब वो मज़दूर बन जाता है तो उसको मज़दूर बना के अपने भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। चंद पैसे दिए जाते हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे उसे पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे भी उसकी कभी सीरत नहीं लग पाते हैं। उसे बेदखल कर दिया जाता है और बेदखल करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को नर्क के समान जीता है। उसके साथ साथ एक बात और ये होती है कि वहाँ से जो मुआवजे की राशि उनको प्राप्त होती है उसका कोई कहीं पे विधिवत रूप से उनको मिल रही है कि नहीं, और एक बार विस्थापित करने के बाद उन लोगों का इंस्पेक्शन भी नहीं किया जाता। मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार किसी विस्थापित को मुआवजा देती है तो उसके लिए वहाँ पे आप निरंतर रूप से हर माह उसका अवलोकन कराएं कि ये किस ज़िंदगी को जी रहा है। और चूँकि जब आदिवासी क्षेत्र से विस्थापन होता है तो संविधान में साफ लिखा हुआ है कि आदिवासियों को विस्थापित करते समय पे उनके संस्कृति का या फिर उनके जो कबीलाई सभ्यता का जो प्रभाव है वो ख़त्म ना हो, उसको निरंतर बरकरार रखा जाए। ये बात सरकार को गौर करना चाहिए होता है, परंतु अभी तक सरकार ने कहीं पे भी इस बात को गौर नहीं किया। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अभी आदिवासी कबीलाओं को ख़त्म किया, आदिवासी परंपराओं को ख़त्म किया, आदिवासी आइडेंटिटी को ख़त्म किया, आदिवासी लोगों को ख़त्म करके उनको मजदूर बना के दूर लेके गए और वही मजबूर मजदूर आज लॉकडाउन में प्रभावित हुए।
उसके साथ साथ जो फसल बर्बाद हुई है उसके मुआवजे की बात तो जमाने के लोग करेंगे, कई संगठन करेंगे, मगर उससे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे नौबत क्यों आ रही है, इस नौबत को हमें रोकना पड़ेगा। इन बाढ़ की नौबत को अगर रोकना है तो सबसे पहली चीज़ तो यह तय करना होगा कि बेवजह के डैम बनाने की मंजूरी अब सरकार ना दे, और जो डैम बन चुके हैं वहाँ पे यह सुनिश्चित किया जाए कि उस डैम की जो परिधि है उस परिधि पे अगर यदि बारिश का थोड़ा सा भी संशय लगता है तो उसे डिनाई ना किया जाए, उसके तत्काल से गेट खोले जाएं। अगर तत्काल से उसके गेट खोले जाएंगे तो डैम का पानी ओवरफ्लो होकर गांव की फसल को बर्बाद नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, पूंजीपतियों ने तो अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज, पूंजीपतियों के क्षेत्रों पे जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री है कभी बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि उनके प्रभाव इतने हैं कि वहाँ पे डैम नहीं बनता। डैम बनता है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब आदिवासियों के क्षेत्र पे बनता है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो आदिवासी मेरे भाई, क्योंकि तुम आज तक कभी संगठित प्रयास पे कभी आप आमने सामने नहीं आए हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक संगठित प्रयास तैयार करें। संगठित प्रयास का मतलब ये नहीं कि एक आयोजन करना है तो उसके लिए संगठित हो गए। भाई, मैयत पे भी लोग संगठित होते हैं। अगर आप सिर्फ आयोजन के लिए संगठित हो रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि आप समाज की लाश के लिए संगठित हो रहे हैं। मन से संगठित होना जरूरी है, आपको वैचारिक रूप से संगठित होना जरूरी है। वैचारिक रूप से संगठित ऐसा कि अगर यदि आपको कुछ काम करना है तो उसको संगठित प्रयास के लिए आपके सारों लोगों का दिमाग एक होना जरूरी है। और यदि आप लोगों का सभी का दिमाग एक साथ एक जैसा नहीं सोच रहा है तो हम लोग बेशक कितना भी ये प्रयास कर लें, हमारा आयोजन मैयत के समान है। आयोजन कुछ ऐसा है कि अरे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये देखो कोरोना से डेथ हुई है तो एक डेड बॉडी जा रही है, ये दिखाता हूँ आपको मैं इधर पे। ये देखोगे, ये ऐसे जाती है यहाँ पे, ये सामने पीछे से ये सब आगे पीछे पूरे काफिले चलते हैं। ब्लैक वाली जो गाड़ी निकली वो उसके लिए ये कोरोना की डेड बॉडी है। बस आवाज़ आई तो मैंने दिखा दिया कि कोविड-19 से डेथ होने के बाद ऐसा सायरन बजाती हुई डेथ बॉडीज़ को ले जाया जाता है। मैं अभी जबलपुर में ही हूँ और मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, अपनी गाड़ी के अंदर ही हूँ। तो दूसरी चीज़ मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो मेरा ये कहना था दोस्तों कि चारों तरफ वैश्विक मंदी है, और इस मंदी के बाद हमको क्या करना है, ये हमें तय करना है कि हम अपने लोगों का सहारा कैसे बने। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे, सरकार हमें खदेड़ेगी। हम सरकार से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार हमें बर्बाद करेगी। सरकार से हम इतनी बार कोशिश कर चुके हैं, ना तो कोई राजनीतिक नुमाइंदा हमारे साथ खड़ा होगा, ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा। हमारे मुद्दों के आधार पे कोई कर रहा है तो ठीक है, हम उसके लिए सपोर्टिव हैं, हम उसके लिए सराहनीय, वो किसी पार्टी से हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं। हमें पहले हमारे लोगों के 2 वक्त की रोटी सही तरीके से मिल सके, इस चीज़ को हमको पूरा नोटिफाई करना होगा। और इसके लिए फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्राइबल टाउनशिप एक बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे ट्राइब्स के लिए। हमारी कबीलाओं को पुनः जीवित करने के लिए हमें ट्राइबल टाउनशिप की बहुत अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है। और इसकी क्या ज़रूरत है कि जब हम लोग संगठित रहने लगेंगे तब हम किसी प्रकार से अपने समाज को एक मजबूती के साथ बात को रखने के लिए लीगल हो पाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक आ गया इस मोहल्ले से, एक आ गया उस मोहल्ले से, एक आ गया उस गांव से, एक आ गया इस गांव से, ऐसे 50 गांव के 10 लोग इकट्ठे होते हैं। ये 50 गांव के 10 लोग नहीं चाहिए हमें, हमें एक गांव के 50 लोग चाहिए। हमें एक गांव के 50 लोग जब काम करेंगे तब इसको हम धरातल में कुछ कर पाएंगे। ये अलग अलग से चंद लोगों को इकट्ठा करना सिर्फ और सिर्फ दलालों की राजनीति है, और वो बखूबी कौन करता है आप सभी जानते हैं कि अलग अलग गांव से इकट्ठा करके लेके आते हैं, एक जगह बुलाते हैं और उसके बाद वहाँ के फ़ोटो सेशन वीडियो सेशन करके आरटीओ से पार्टियों से चंदाखोरी करके अपने जेब भर लेते हैं, अपने भाई भतीजों को बड़ा नेता बनाते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमें अपने गांव को, हमें हर प्रकार से इस प्रकृति को बचाना है, क्योंकि कोई और जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। सब लोग बर्बादी की तरफ अग्रसर हैं। और दूसरी चीज़, गड्ढों से अपनी गाड़ी को तेज़ रफ्तार से बेशक गुजारना, गड्ढों से अपनी गाड़ी को तेज़ रफ्तार से बेशक गुजारना। जब कोई सवाल करे तो कहना कि तुम्हारे ही नेता ने तो यह तय किया है तुम्हारी सहमति से कि पानी अगर तुम्हारे दामन में उछल रहा है तो उससे सवाल तुम पूछ लो
कि भैया ये सड़क ज़रूरी है या मंदिर ज़रूरी है। जनता की टैक्स के पैसे से मंदिर बन रहा है, सड़क नहीं बन रही है। जनता के टैक्स के पैसे से गांव उजड़ रहे हैं, गांव नहीं बस रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से लोग हथियार खरीद रहे हैं, कोख, मगर कोख नहीं पल रही। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, बातें बहुत भी मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है उसे हमको पुनः जीवित करना होगा। हमारा जो व्यवस्था है उसको पुनः जीवित करना होगा। हमारी सभ्यता को हमें पुनः जीवित करना होगा। कुछ लोग ढोंग होंगे, मगर उस ढोंग से ऊपर उठ के हमें दूसरा काम करना होगा। और दूसरा काम यह है, दैट इज़ ट्राइबल टाउनशिप। जब हमारे ट्राइब के सारे लोग संगठित होकर एक जगह पे रहना चालू कर देंगे, और चूंकि हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ट्राइबल की ज़मीन नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता। एक आदिवासी की जो ज़मीन होती है उसे गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो इस नियम का क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं। इस नियम का फ़ायदा कुछ इस प्रकार से उठाएं कि जिन आदिवासी भाइयों के पास बंजर ज़मीन है, तो मेरे भाइयों, मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ पे मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और मुझे चिन्हित कराइए कि आपके पास कितनी बंजर पथरीली बर्रा वाली ज़मीन है। उस ज़मीन पे हम आपके ही पिताजी के नाम पर, आपके ही दादाजी के नाम पर, जिन्होंने वहाँ पे अपने खून पसीने से उस ज़मीन को तैयार किया है, उनके नाम पर छोटे छोटे नगरों का निर्माण करेंगे। और वो ट्राइबल नगर रहेंगे, क्योंकि वो ट्राइबल भूमि है और उसे सिर्फ ट्राइबल ले सकता है। और इसका भी दावा करते हैं कि वही जो लोग आपकी बाकी बची हुई जो ज़मीन है, जिसके लिए आप महंगे मजदूर लेके आते हैं, जहाँ पे आप कई ज़मीन छोड़ देते, खेती नहीं कर पाते हैं, आपके भाई लोग चले जाते हैं बाहर लेबरगिरी करने के लिए, हम उस चीज़ को, पलायन को रोक सकेंगे। क्योंकि हमने उसको ज़मीन दे दी और उसके साथ साथ बची हुई ज़मीन पे उसको खेती करने का मौका दे दिया, पशुपालन का मौका दे दिया, सब्जी उगाने का मौका दे दिया। हम कृषि प्रधान देश का पुनः और कृषि आधारित आदि किसान मंच को पुनः स्थापित करते हुए, आदिम किसान सभ्यता की स्थापना करते हुए कि एक सीढ़ी का निर्माण करें। और इसमें मुझे आशा है कि आप जैसे होनहार लोग मेरे साथ आएंगे। सांस्कृतिक तेल लेने गई फिलहाल के लिए, जब समस्या हो तो हम मानेंगे जब हमारे पास रोटी खाने के बाद एक्सेप्शनल टाइम होगा। संस्कृति सभ्यता हम तब मानेंगे, हम धर्म तब मानेंगे जब हमारी जिंदगी जो मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठ चुकी होगी। आज हम सभी मूलभूत समस्याओं से घिरे हुए हैं और इन मूलभूत समस्याओं का निराकरण सिर्फ एकमात्र के प्रयास से नहीं होता है। ये मूलभूत समस्याओं का निराकरण संगठित प्रयास से होता है। और दोस्तों, एक कि बच्चा एक व्यक्ति के प्रयास से या दो व्यक्ति के प्रयास से पैदा हो जाएगा, परंतु उसका लालन पालन और उसका विकास पूरे परिवार, पूरे समाज के बीच होता है। और इसी प्रकार से हमारा उत्थान है। ये हो सकता है कि हमारे दिमाग में सोच पे आया हो, आपके दिमाग में सोच पे आया हो, परंतु यदि इसे ज़मीन पे चलना सिखाना है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को चलना उसका पिता ही सिखाए, बच्चे को चलना उसकी माता ही सिखाए। बच्चे को चलना कभी बुआ भी सिखाती है, बच्चे को चलना मौसी भी सिखाती है, मामा भी सिखाते हैं, चाचा भी सिखाते हैं। तो जिस प्रकार से पूरा परिवार, पूरा समाज एक बच्चे के विकास में भागीदारी देता है, उसी प्रकार से हमें हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और इसका दायित्व, आप बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए। हम अपने लोगों के पुनर्निवास की व्यवस्था करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ बंजर ज़मीन है, जहाँ पे पत्थर है, कुछ नहीं उगता सदियों से, सिर्फ वो लिखित है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई उस 10 एकड़ ज़मीन पे चूना से मार्किंग करूँगा और चूना से मार्किंग करने के बाद काट दूंगा। और वो प्लॉट में जो विस्थापित हैं, जो डैम से प्रभावित हैं, जो जंगल से प्रभावित हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको पुनर्वास की व्यवस्था करूंगा। 1,000 स्क्वायर फीट के वहाँ पे प्लाट बनाऊंगा आराम से। वहाँ पर मैं कहता हूँ दावे के साथ कि मेरे आदिवासी भाई कम से कम 100 की तादाद में वहाँ पे रह सकते हैं, 100 परिवार को वहाँ पल सकते हैं। अब रोजी रोटी की समस्या आएगी तो एक उदाहरण और बताता हूँ दोस्तों। अगर रोजी रोटी की समस्या आती है तो उन आदिवासी भाइयों के लिए पशुपालन
शुरुआत में प्रारंभिक रूप से संभव है, क्योंकि जब विस्थापित होते हैं तो उन्हें मुआवजा प्राप्त होता है। उस मुआवजे से पशुपालन की व्यवस्था वहाँ की जाएगी और वहाँ से कुछ नहीं, दूध डेयरी संचालित करें। पूरे जमाने भर में मैं कहता हूँ ना कि आमूल जैसा आदिवासियों का समूह जो था, स्व सहायता समूह, उसकी इतनी बड़ी डेयरी स्थापित हो गई। तो हम आदिवासी जो बाकी मध्य भारत के हैं, ये क्या दूसरों की गुलामी करने के लिए बैठे हैं क्या? हम मध्य भारत के आदिवासी क्या दूसरों के खेत पे काम करने के लिए बैठे हैं क्या? हम मध्य भारत के आदिवासी क्या दूसरों की गालियाँ सुनने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, हम भी अपनी दूध डेयरीज तैयार कर सकते हैं। हम शुरुआत में इन डेयरीज को इंस्टॉल करके सांची को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, और उसके बाद जब हम इतना क्वांटिटी पे उत्पादन कर लेंगे और हमारी जब नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, तो हम अपने ही प्योर मिल्क को, जो जिसमें कोई नकली कोई मिलावट ना हो, ऐसे प्योर मिल्क को हम डायरेक्ट होम के लिए सेल करेंगे, लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ एक काम और करेंगे कि उस प्योर मिल्क को हम वहाँ से घी भी सेल करेंगे, ऑनलाइन भी सेल करेंगे, सब चीज़ करेंगे। मगर ये तभी संभव है जब मैं कहता हूँ ना मेरे भाई कि आप अभी से मेरे को संपर्क कीजिए। अभी समय है काम करने का। आप भी बेरोजगार हैं, मैं भी बेरोजगार हैं, हम सभी मिलकर रोजगार का निर्माण करें। हम सरकार से उम्मीद लगाना बंद करें, क्योंकि सरकार अब मनुवादियों की है। वहाँ पे सिर्फ उसके ही परिचित और उसके ही नेपोटिज्म से जो प्रभावित लोग हैं, उनको ही वहाँ पे रोजगार मिलेगा। हम आदिवासियों की वहाँ पे वैल्यू नहीं। अगर आपको रोजगार दे भी दिया गया तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और यार, आपके पिता ने आपको सम्मान से जीने के लिए पैदा किया है, किसी का अपमान सहने के लिए पैदा नहीं किया है। इसलिए मोदी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। हम पहले से आत्मनिर्भर हैं, परंतु जो लोग भूल गए हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम संगठित होंगे तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे और हम अपनी कृषि को पुनः स्थापित करेंगे। चलिए, इसके साथ मैं एक लाइव और करूंगा। कुछ दस्तावेज मैं निकाल रहा हूं कि कौन बड़े नेता थे जिन्होंने माचाबुरा डैम में रिश्वतखोरी की, घूस खाई, और उसके साथ साथ गरीब किसानों के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे ज़मीन खरीद कर उस ज़मीन से बड़ा मुआवजा अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र कराया। इन सब चीज़ों की जांच के लिए प्रयास जारी कर दिया है। अगर आपके पास कोई जानकारी उपलब्ध हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम आगे और बात करेंगे। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।